अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद और हम इस वक्त चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर का डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। स्टूडेंट इससे पहले आप दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन जो लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 इकोसिस्टम और एक चैप्टर नंबर 12 सम मेजर इकोसिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली वो आपको समझ में आ चुके होंगे और हम अब सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 13 है वो इस लेक्चर में कवर करेंगे। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का जब आप जिक्र करते हैं तो इंसान और इसके आसपास का जो माहौल है उसमें हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ हमने लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि दो तरह के रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज वसाइल को हम कहते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो दो तरह के रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरी है नॉन रिन्यूएबल। जब आप डिस्कस करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी रिसाइकल, ठीक है, बाय नेचर में वो दोबारा से हर चीज़ है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, वाटर साइकिल है, तो हर वो चीज़ जो कंज्यूम भी होती रहे मगर वो हमें दोबारा से अवेलेबल हो जाए, उसमें कमी ना हो रही हो, तो हम उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो लिखा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी रिसाइकल, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ आप शिकार करते हैं, हम इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का जिक्र नहीं कर रहे, जिनकी नस्ल ख़त्म होने के करीब है, जो बिल्कुल जिनकी चंद ही जो है वो तादाद इस दुनिया में रह गई, उनका जिक्र नहीं हो रहा। वाइल्ड लाइफ में अगर आप कहते हैं कि भाई इतने अरसे से शेर जंगल में शिकार करता आया है, मगर ऐसा नहीं है कि ज़ेबरा, हिरन या बाकी एनिमल्स ख़त्म हो गए हैं, वो सब क्योंकि उनकी अपनी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। तो एयर, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फिश, लाइव स्टॉक, सोलर एनर्जी डेफिनेटली अब आप कंज्यूम करते हैं, आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि सोलर एनर्जी जो है ना वो कम हो गई है। फॉलिंग वाटर, विंड, वेव, ओशन करंट्स, टाइड्स एंड टेम्परेचर, ठीक है, ग्रेडियंट्स, जितना भी है एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल। तो ये सारी की सारी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल वो है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रीयूज्ड, आप उन्हें दोबारा आप उतनी अवेलेबिलिटी ऑफ दोज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यू, लाइक दोबारा से आपको नहीं मिलेंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल है, ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस, ये सब आप जो कंज्यूम करते जा रहे हैं उनके रिजर्वायर जितने भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, ठीक है, दुनिया में। मेटल्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स एग्जाम्पल्स आर न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये कंज्यूम होते हैं, फिर ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा से उस पार्ट को जो यूज़ कर लिए उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। टोटल वर्ल्ड रिसोर्स of the total water resources of the world has been estimated about 1500 million cubic kilometer। यानी पूरी दुनिया में जब हम वाटर रिसोर्सेज का जिक्र करते हैं तो हमारे पास उनको मिला के एस्टिमेट 1500 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर के हिसाब से मौजूद है। इसमें जो आउट ऑफ टोटल वाटर 93% है वो समंदर में, ओशियन में पाया जाता है। 4% वाटर इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, जमीन की सरफेस में मौजूद है, ठीक है। आउट ऑफ टोटल वाटर 2% इज फाउंड इन ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस, ठीक है, जो आइस की सूरत में ग्लेशियर्स में हमें या नॉर्थ और साउथ पोल पे नज़र आता है वो है। और आउट ऑफ टोटल वाटर 0.052% फाउंड इन रिवर्स, फ्रेश वाटर, लेक्स एंड एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल फुलफिल्स ओवर 95% डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी, यानी हम लोग 95% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉसिल फ्यूल से हासिल करते हैं, ठीक है। कोल इज डिराइव फ्रॉम द ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ऑफ द प्लांट टिश्यूज बरीड इन द सॉइल, तो ज़मीन में जो प्लांट टिश्यूज दे हैव बीन डिपॉजिटेड एंड फॉसिल प्लांट्स जो हैं उनसे हमें कोल मिलता है। द मोस्ट चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हम सबसे चीप, सस्ता और जिसका कोई एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होता, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम बनाए जाते हैं जिससे पानी की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है।
कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जब आप एग्रीकल्चर या लकड़ी जलाने के लिए जब आप लकड़ी को काट रहे होते हैं तो आप डेफिनेटली आप डिफॉरेस्टेशन कहलाया जाता है, जिसका एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। और डिफॉरेस्टेशन जो है वो CO2 लेवल उस इलाके का बढ़ जाता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इस वजह से, क्योंकि जो CO2 होता है वो कंज्यूम किया जाता है प्लांट्स के जरिए फोटोसिंथेसिस में। अगर प्लांट्स में कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली डिफॉरेस्टेशन कहलाया जाएगा। और अगर न्यू प्लांटेशन और ग्रोइंग ऑफ न्यू फॉरेस्ट, अगर आप प्लांट लगा रहे हैं, नया फॉरेस्ट आप जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन रिमूवल ऑफ द प्लांट्स, दोबारा से प्लांट्स को ग्रो करवाना, एफॉरेस्टेशन। फोटोकेमिकल स्मोक, अच्छा दो चीजें, एक आपके पास होता है स्मोक, धुआं, ठीक है, और एक होता है फॉग, जो धुंध होती। अब अब होता है कि अगर हवा में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है और केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो स्मोक है उसमें जो केमिकल्स हैं और जो फॉग बनता है, तो वो दोनों मिलकर यानी स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है स्मोग। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। स्मोक और उसमें केमिकल्स, और फॉग जो हवा में मौजूद मॉइस्चर होता है, जो टेम्परेचर कम होने से वो धुंध बन जाता है, तो दोनों जब मिक्स हो जाते हैं उससे बनता है स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक कैन कॉज इरिटेशन ऑफ आईज इन्फेक्ट एंड लंग्स इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन है। ठीक है, तो जो एसिडिक रेन की मेन वजह है वो एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन में ये गैसेस एसिडिक रेन की वजूहात बनती है, जो कि स्किन डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा एरोजन ऑफ बिल्डिंग्स और जो भी स्टैचूज होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके स्ट्रक्चर को एसिडिक रेन जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर सकती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की मेन वजह कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा क्लोरीन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। क्लोरीन गैस इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय द ग्रुप ऑफ गैसेज जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और जिसे रेफ्रिजरेंट्स या रेफ्रिजरेटर में वाइडली यूज किया जाता था। सो नाउ द CFC गैस विच इज नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसको अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बैन कर दिया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वजह बन रही थी ओजोन लेयर डिप्लीशन की। तो स्टूडेंट्स, ये हम चैप्टर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट्स के लिहाज से टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ। अब हम इसके अगले फेज में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे पोल्यूशन। ठीक है, हमारा टॉपिक पोल्यूशन है और वो मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में ही डिस्कस करना है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। एनी टाइप ऑफ अनडिजायरेबल change in environment due to pollutants known as pollution। ठीक है, अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी किस्म का यानी एनी टाइप ऑफ अनडिज़ायरेबल, जो नहीं चाहिए होता, अनडिज़ायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट ड्यू टू द पोल्यूटेंट्स जो पोल्यूशन की वजह बनते हैं, अगर उनकी वजह से कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज एनवायरनमेंट में आता है उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। और मेनली कितनी टाइप्स हैं? टू मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, पोल्यूशन की जो दो मेन टाइप्स हैं उनमें सबसे पहला एक है मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन। ठीक है, एक को हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन। तो व्हाट इज मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन? ठीक है, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन। तो हमारे पास पोल्यूशन का एक टॉपिक है जिसमें हमने डिफाइन किया एनी टाइप ऑफ अनडिजायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट ड्यू टू पोल्यूटेंट्स। ठीक है, नोन एज पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ जो भी पोल्यूशन होगी वो पोल्यूटेंट्स कहलाए जाएंगे। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, द वन इज मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन, द सेकंड वन इज नॉन मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन। जब हम मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन का जिक्र करते हैं
तो हमारे पास मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन में 3 चीज़ें आ जाती हैं। उनमें नंबर 1 एयर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एंड सेकंड वन इज सॉइल and the third one is water. So materialistic pollution will comprises of air, soil, water, and the non-materialistic pollution will comprises of या पहले तो आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, radioactive elements, ठीक है, responsible for non-materialistic pollution, and the second one would be noise. So हमारे पास जो pollution है उसकी 2 मेन टाइप्स हैं। एक को हमने यहाँ डिस्क्राइब किया एज ए मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन, एयर, सॉइल, वाटर, और सेकंड वन वुड बी नोन एज नॉन मटेरियलिस्टिक पोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स अल्फा, बीटा, गामा रेज जितनी भी हैं वो, और इसके अलावा नॉइस। अच्छा, जब आप नॉइस का जिक्र कर रहे हैं, इसका और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कोई मटेरियल नहीं है, कोई मैटर नहीं है, तो इसलिए हमने इसको नॉन मटेरियलिस्टिक। एयर डेफिनेटली हवा में रिलीज होने वाली टॉक्सिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जितनी भी गैसेस हैं वो एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। सॉइल पोल्यूशन की जो मेन वजह होती है वो आप कह सकते हैं पेस्टिसाइड केमिकल जो यूज़ होते हैं वो, या इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो पानी में शामिल होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है अगर वो उसको डंप किया जा रहा है ज़मीन में, या जो बायोहैज़र्ड केमिकल्स हैं वो अगर ज़मीन में डंप किए जा रहे हैं तो वो सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाला जो टॉक्सिक वेस्ट है वो पानी में, अगर दरिया में, समंदर में उसे रिलीज़ किया जाता है, वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं एसिडिक रेन है, दे में आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। इसमें एक एमसीक्यूज़ है कि जो नॉइस है उसके लिए एक ख़ास लिमिट है। तो लिमिट ये है कि साउंड बियॉन्ड 80 डेसिबल विल बी कंसिडर्ड एज नॉइस, तो दैट विल बी above 80 decibel. So the sound above 80 decibel will be considered as noise pollution. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम। तो अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज यूट्रॉफिकेशन एंड व्हाट इज एल्गल ब्लूम। एक्चुअल में स्टार्ट यूट्रॉफिकेशन से होता है और एल्गल ब्लूम फिर किसी भी जो स्टेशनरी वाटर होता है उसमें एक बड़ा ही डेंजरस कंडीशन होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने लगती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक कंपैरिजन के टॉपिक में। स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है यूट्रॉफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ यूट्रॉफिकेशन और व्हाट इज़ एल्गल ब्लूम, and how the eutrophication will lead to the algal bloom and algal bloom will lead to the death of the animals in the water, यानी पानी में रहने वाले। और ये अच्छा, एक चीज़ कंफर्म कर लें कि यूट्रॉफिकेशन पहले होता है और फिर वो algal bloom की तरफ मूव कर जाता है। 2 अलग अलग कंडीशंस हैं। यूट्रॉफिकेशन जो है वो स्टार्ट क्यों होता है और किस तरह के पानी में होता है। सबसे पहली बात ये स्टेशनरी वाटर में होता है, यानी ऐसा पानी जैसे पॉन्ड, लेक्स वगैरह होते हैं और उसमें जो है ना, और ये फ्रेश वाटर में होता है, मैरीन वाटर में नहीं होता। अच्छा, तो होता यह है कि यूट्रॉफिकेशन तब स्टार्ट होता है जब एक जगह का पानी स्टैटिक हो, स्टेशनरी हो, और वहाँ बहुत सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएं, या तो ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज़ से न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएं, या ज़्यादातर होता है कि पहाड़ों के चारों तरफ पहाड़ है और बीच में अगर कोई झील है, तालाब है, तो लगातार रेनफॉल से बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहाड़ों से बहता हुआ पानी के साथ उस जो है वो तालाब में या झील में आ जाएगा। तो ये बात तो कंफर्म है ना कि जैसे ही यूट्रॉफिकेशन स्टार्ट तब होगा जब इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देखो पानी में न्यूट्रिएंट्स की तादाद यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम बढ़ जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हद से ज़्यादा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर
आपके पास हद से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी रैपिड ग्रोथ ऑफ द एल्गा, ठीक है। और एल्गा को यही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो एल्गा वगैरह क्या करेगा, उसकी ग्रोथ भी रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल लीड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द एल्गा। अच्छा, एल्गा चूंकि अपनी ग्रोथ ज़्यादा करेगा, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, तो एल्गा फोटोसिंथेसिस भी करेगा एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अब तक तो सब बिल्कुल अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ गई है, सब बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो यूट्रोफिकेशन इज गुड। बट द मेन पॉइंट इज दैट कि स्टेशनरी वाटर में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ चुके हैं अगर, तो और चूंकि अब हर वक्त तो बारिश नहीं हो रही, तो एक बल्क अमाउंट में न्यूट्रिएंट आ तो गया है, मगर उसमें अब मजीद और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं आ रही। कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट अगर ना हो तो होता क्या है, एल्गल ब्लूम रैपिडली स्टार्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि एल्गा जो है वो रैपिडली सारे का सारा न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करने लग जाता है, और मेनली जो न्यूट्रिएंट होता है, जितनी रफ्तार से उसकी तादाद बढ़ी थी, तो एल्गा ने उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया ग्रोथ की, और एल्गा की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई और न्यूट्रिएंट बहुत कम हो गए तेज़ी से। अच्छा, अब रैपिड डिक्लाइन ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया और अवेलेबिलिटी ऑफ फर्दर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि एल्गा की मजीद ग्रोथ का प्रोसेस अब नहीं हो रहा और एल्गा विल बिकम डेड। तो एल्गा की डेथ होने लगेगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और नहीं मिल रहे, अवेलेबिलिटी। अब अगर पानी रनिंग होता तो कंटिन्यूसली और न्यूट्रिएंट आ रहे होते। जितनी तेजी से एल्गा की ग्रोथ हुई थी उतनी तेजी से एल्गा विल बिकम डेड। अब एल्गा की जब डेथ होती है तो डिकम्पोजर्स के मजे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर्स विल इंक्रीजेस, उस पानी में डिकम्पोजर्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी और डिकम्पोजर्स विल इंक्रीजेस एंड कंज्यूम एंड दे विल कंज्यूम ऑल द ऑक्सीजन। अब डिकम्पोजर्स को अपने लिए एरोबिक रेस्पिरेशन तो करनी है, तो वो क्या करेंगे, जितनी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ी थी रैपिडली, वो सब डिकम्पोजर्स कंज्यूम करेंगे और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रैपिडली जो है ना पानी में कम हो जाएगी। अब ये वो कंडीशन है जिसमें सारी की सारी ऑक्सीजन को डिकम्पोजर ने यूज़ कर लिया। अब उस पानी में मछलियां हैं या बाकी दूसरे एनिमल्स होते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन डाउनफॉल बहुत रैपिडली होगा और इससे जो है ना अब वही पूरा का पूरा जो पानी है, जो पॉन्ड है या जो एक झील है जो यूट्रॉफिकेशन में बड़ी अच्छी सी ग्रोथ कर रही थी, फॉरन एल्गल ब्लूम में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्गल ब्लूम की वजह से उसमें मौजूद जितने भी एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम यूट्रॉफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा इस चैप्टर के का लास्ट टॉपिक। इसके आगे जो पूरा एक टेबल बना हुआ है जिसमें वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और हेलमिंथिक डिजीजेज हैं और विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से जो सिम्टम्स हैं और विटामिन्स कौन सी डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के की डेफिशिएंसी से, तो ये सब आपको जो है वो पढ़ना होगा। इसमें हमारे पास फर्दर समझने की कुछ ख़ास चीज़ें हैं नहीं, तो होपफुली यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। एक रिव्यू दे देता हूँ। हमने इस चैप्टर में, जिसका नाम मैन एंड इज एनवायरनमेंट है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर परसेंटेज के लिहाज से, फिर फॉसिल फ्यूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी पूरी करता है, कोल कहाँ से हमें मिलता है, इसके अलावा चीप सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या कॉज कर सकता है, एसिडिक रेन किसकी वजह से होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग हाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरीन गैस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही होती है, ठीक है, क्लोरीन गैस कहाँ से आ रही है, हमें कहाँ से मिलती है, फिर पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन की दो मेन टाइप्स क्या है, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा एयर, सॉइल और वाटर मटेरियलिस्टिक में आ जाएंगे, नॉन मटेरियलिस्टिक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और नॉइस पोल्यूशन। अब 80 डेसिबल साउंड को हम नॉइस कंसिडर करते हैं। यूट्रॉफिकेशन और एल्गल ब्लूम किसे कहते हैं, यूट्रॉफिकेशन में क्या इवेंट्स होते हैं, यूट्रॉफिकेशन फिर फॉरेन एल्गल ब्लूम में क्यों और कैसे कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए